हाँ जी, मोमेंटम कंजर्वेशन में हम बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चंस नहीं, बेसिक हमने वो किया था। अगर एक बॉम्ब को v वेलोसिटी से, फैन ऑन कर लो बेटा लास्ट, इससे नहीं, ये बंद करो। नहीं नहीं वो वापस वैसे बटन करो, मैं आता हूँ। देखिए आप सीख लिया अब यहाँ पे। ये ऑन नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्शन जाएगी। हाँ जी, एक बॉम्ब आपने एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी v फेंका है, ठीक है। अगर ये नहीं फटेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। अगर रास्ते में फट गया, 3 टुकड़े हो गए उसके, तो क्या उस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास सेम पाथ फॉलो करेगा? वाई? हमने, अच्छा एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो बॉम्ब के टुकड़े हुए हैं, इंडिविजुअल टुकड़ों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा या बदलेगा? सेम कितना रहेगा? जी रहेगा, क्योंकि सारे टुकड़े फटने के बाद फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सबका एक्सेलरेशन जी रहेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, सेंटर ऑफ मास का हमने एक्सेलरेशन निकाला था। अगर सारे इंडिविजुअल मासेस का एक्सेलरेशन सेम है तो जी कॉमन आ गया था, और अंदर m1 प्लस m2 प्लस m3 आ गया था, वो कट गया था। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जी बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। अगर उसका पहले भी एक्सेलरेशन वही था तो और बाद में भी वही है, तो उसके मूवमेंट को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप उसी रास्ते से चल के यहाँ तक पहुंचेगा। कब तक? जब तक पहला टुकड़ा जमीन पे न टकराए। अगर पहला टुकड़ा जमीन पे टकरा गया तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जमीन पे टकराते ही नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, और अब आपका सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए पाथ सेम नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद हमने किया था कि एक बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, कर लिया था वो, एक बार दिखाना नोटबुक। देखें आप, इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अ बॉम्ब ऑफ मास m initially dropped, and just after releasing it explodes in two parts, one of mass m by 3 and another 2m by 3। सवाल लिखें। A bomb of mass m is dropped it explodes just after releasing it explodes just after releasing in two parts, one having mass m by 3 and other 2m by 3। Lighter mass moves with a velocity v equal to 3 meter per second. Lighter mass moves with a velocity 3 meter per second just after explosion. What will be velocity of heavier mass? Lighter mass moves with a velocity 3 meter per second. What will be velocity of heavier mass just after explosion? 3/2 तो उसकी है, उसकी 3 है, तो आप निकालें, कैसे निकालेंगे? किसे?
देखते हैं अभी, सब लोग ट्राई कर लें एक बार। क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा? जस्ट आफ्टर, सुनेंगे बेटा ध्यान से, बहुत बारीक बात है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्यों रहेगा, समझाओ बेटा। ग्रेविटी का लग तो रहा है। जस्ट बिफोर भी लग रहा है, जस्ट आफ्टर भी लग रहा है। हाँ नहीं, मतलब आप बेसिकली बोल रहे हैं ना कि मोमेंटम कंजर्व होगा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स तो है, मोमेंटम कंजर्व कैसे हुआ ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए आप क्या है इसमें, फॉर एग्जाम्पल जो आपका, आपने मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। आप ये बताएं, बम फटने से जस्ट पहले और जस्ट बाद कि अगर मोमेंट्स को कंसिडर करूं तो दैट टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। हाँ कि ना? बताया था कि बात बताई थी। तो आप लिख लें क्या, चेक कर लिख रखा है क्या, लिख रखी है ये बात, फिर करा तो रखा है, फिर ऐसे कैसे आप वो कर रहे हो। देखिए आप, जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन इन बिटवीन जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। जो मोमेंटम चेंज होता है वो होता है एफ डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है और फोर्स जो है फाइनाइट है, फाइनाइट माने आपका ग्रेविटी का फोर्स एम जी फाइनाइट फोर्स रहेगा, और वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इसको डेल्टा पी को बहुत छोटा कर देगा। डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल, वी कैन कंसिडर इट ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ये आपका ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। डेल्टा पी आपका चेंज नहीं होता, लगभग लगभग जीरो रहता है, इसलिए आपका मोमेंटम लगभग लगभग बराबर रहता है। ये रीजनिंग इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, इसके बाद आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन उसका मोमेंटम कितना था, बताएं भाई, आप बताएं रविश। एक्सप्लोजन से पहले बम का मोमेंटम कितना था? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको क्लास मिस करने के कारण ना समझ में आए। जीरो, मूव कर रहा है क्या, वो ड्रॉप किया है जस्ट, है ना। मोमेंटम इज जीरो बिफोर एक्सप्लोजन। दोनों ही पार्ट का, दोनों एक साथ ही थे तो दोनों का ही जीरो रहेगा। एक्सप्लोड होने के बाद इस पार्ट का मोमेंटम क्या होगा, m/3 इंटू 3 सेकेंड, 2m/3 इंटू वी जो निकालना है, वी डैश बोल दो उसको आप, वी डैश। बताएं वी डैश कितना है आपका, m कट जाएगा, 3 कट जाएगा, ये हो गया -3/2। वी डैश इक्वल टू -3/2 मीटर पर सेकेंड। इस माइनस का मतलब क्या है, हाँ जी, आपकी जो वेलोसिटी ये थी 3 मीटर पर सेकेंड, इसके एग्जैक्टली अपोजिट 3/2 मीटर पर सेकेंड इस दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी होगी। अपोजिट आने का मतलब क्या है, बाय अपोजिट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बम फटा एक इस साइड जाए और एक इस साइड जाए, हो सकता है? मोमेंटम कंजर्व करना है आपको, टोटल मोमेंटम जीरो था एंड मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर दो टुकड़ों में फटेगा तो दोनों अपोजिट में ही जाएंगे, रैंडम डायरेक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, नोट डाउन कर लें फटाफट। सभी पूछना है कुछ?
एक बॉम्ब है जो एक्सप्लोड किया है 3 टुकड़ों में, m/4 मास, m/4 एंड m/2। जो वेलोसिटी है इस पार्ट की वो v है, इस पार्ट की भी v है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। लैंग्वेज लिखवाऊं क्या? एक बॉम्ब को जस्ट एक्सप्लोड किया है, 3 टुकड़ों में टूटा है, m/4 m/4 एंड m/2, 2 टुकड़ों की वेलोसिटी v है, तीसरे टुकड़े की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट इज v डैश, जो हमें निकालनी है। जस्ट ड्रॉप किया है, एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजन के बाद का जो टाइम ड्यूरेशन इट इज वेरी स्मॉल, मोमेंटम चेंज विल बी वेरी स्मॉल, देयरफॉर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, इनिशियल मोमेंटम इज 0। तो आगे ट्राई करें एक बार। √2 भी नहीं आएगा बेटा, अगर मास बराबर होते तो आ जाता। हिंट ये है, आप इन दोनों का, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम ऐड कर लें वेक्टोरियली, उन दोनों की जगह एक मोमेंटम आ जाएगा, तीसरे वाला मोमेंटम उसके अपोजिट होगा टू मेक मोमेंटम 0। हाँ, उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव आ सकती है, नेगेटिव का एक सिग्निफिकेंस है उसकी, इसके अपोजिट है। हाँ जी, हाँ v डैश नेगेटिव उनके अपोजिट ही आएगा ना, नेगेटिव आएगा। अच्छा -v है, नहीं -v नहीं है। Momentum is a vector quantity, cannot be added just like scalars. Momentum is a vector quantity और आप उसको स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते हैं। देख ले भाई, इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल p1 लिख रहा हूं, p1 इज m/4 इंटू v, p2 इज m/4 इंटू v। क्या दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है? बराबर है। दो वेक्टर बराबर हैं और 90 डिग्री उनके बीच का एंगल है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम कितना आएगा? p1 प्लस p2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट बना उसका बताएं कितना आएगा मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बना, वो कितना बनेगा? √2a। हाँ जी, फिर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो वही है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल कितना है उनके बीच में? 90 डिग्री है, तो दोनों का एडिशन करके 1 और 2 को ऐड करके जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड इज √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम m/4 इंटू v। दिस इज कंबाइंड मोमेंटम ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। अब आप लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो एक्सप्लोजन से पहले तीनों पार्ट्स का मोमेंटम क्या था? 0। एक्सप्लोजन के बाद दो मोमेंटम्स का एडिशन, मैंने दो पार्ट को जोड़ के लिख दिया, वो क्या आ गया? √2 m/4 v। ये आपका दो का मोमेंटम हो गया। तीसरे का मोमेंटम m/v डैश, सोल्व कर लेंगे इसको, m कट गया कॉमन आके, दो कट गया, ये नीचे √2 आ गया, तो v डैश
इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय रूट 2। इन दोनों वेक्टर्स को मैंने डायरेक्टली ऐड कैसे कर दिया, क्योंकि मुझे पता था, देखो अगर रैंडम डायरेक्शंस में होते मोमेंटम तो आप सिंपली उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुझे पता था कि इन दोनों को ऐड तो कर लिया मैंने वेक्टर से यूज करके, तीसरा मोमेंटम उसके अपोजिट ही होना पड़ेगा, उसी लाइन के अलोंग होना पड़ेगा। जब भी आपके दो वेक्टर अलोंग सेम लाइन हो या पैरेलल हो, अपोजिट हो, तो आप उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देख लें। आप यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन है। टेस्ट में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही करेंगे, है ना, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे कि मोमेंटम कंजर्व किया है और क्या किया है। आपने लिखा है, पर आपके दो सवाल थोड़े से अलग तरीके से आपने किए हैं, अगर टाइम है क्लास के बाद तो डिस्कस करना। हाँ जी, सवाल अगला लिखें। बॉम्ब की 3-4 सवाल हैं। पहला, अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट, अ बॉम्ब इनिशियली एट रेस्ट explodes by itself, explodes by itself into 3 equal mass fragments, 3 equal mass fragments, और क्या नाम है, velocities of, full stop, velocities of two components are 3i cap plus 2j cap, 3i cap plus 2j cap, ये एक ही वेलोसिटी है, एंड माइनस आई कैप माइनस 4j कैप, ये सेकंड की है। फुल स्टॉप। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, तीसरे फ्रेगमेंट की आपको वेलोसिटी निकालनी है, 2 की दे रखी है। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाया, बाकी कॉन्सेप्ट तो ठीक लग रहा है। देखते हैं, ये सेट जाएगा ना, तो माइनस होना चाहिए, चेक करेंगे बराबर। क्या मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन 0 था?
मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा? आंसर इज -2i कैप प्लस 2j कैप। सबका मास बराबर है, पहले की वेलोसिटी कितनी है? 3i कैप प्लस 2j कैप। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, मोमेंटम ऑफ सेकंड इज -i कैप माइनस 4j कैप प्लस mv। 0 के बराबर करेंगे, m कॉमन निकालेंगे, कटेगा, सोल्व कर लेंगे। 3 में से 1 गया, 2i कैप, 2 में से 4 गया, -2j कैप प्लस v इक्वल टू 0। इसको सेट लेके आएंगे, v इक्वल टू -2i कैप प्लस 2j कैप इज वेलोसिटी ऑफ थर्ड कंपोनेंट। ठीक है, अगला सवाल लिखें। अगला सवाल बहुत बढ़िया है, कॉन्सेप्चुअल है, देखते हैं किसका दिमाग लगता है। करें सवाल। A bomb of mass 1 kg, a bomb of mass 1 kg thrown vertically upward with a velocity 100 meter per second, with a velocity 100 meter per second, explodes into two parts, explodes into two parts after 5 seconds. A fragment of mass m1 equal to 400 gram, a fragment of mass m1 equal to 400 gram moves downward with a velocity v1. A fragment of mass m1 equal to 400 gram moves downward with a velocity 25 meter per second. Then speed v2 and direction, then speed v2 and direction of another mass m2 will be dash. Speed and direction of another mass m2 will be dash. A bomb of mass 1 kg thrown vertically upward with a speed 100 meter per second explodes into two parts after 5 seconds. ठीक है इतना? A fragment of mass m1 equal to 400 gram moves downward with a velocity 25 meter per second. उसके बाद then speed v2 मतलब दूसरे की speed and direction of another mass m2 will be dash. दूसरे की speed and direction. Answer is 100 meter per second upward. देखिए सवाल क्या, एक बार समझ ले सवाल में क्या है। एक 1 kg का मास है, ऊपर की तरफ फेंका है 100 मीटर पर सेकंड से, फेंकने के 5 सेकंड बाद वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। एक का वेट है 400 ग्राम और 400 ग्राम वाला नीचे की तरफ मूव करता है विद अ स्पीड 25 मीटर पर सेकंड। इसने पूछा है जो दूसरा है पूरा 1 kg का था तो 600 ग्राम हो गया। पूछा है कि सेकंड वाला है उसकी स्पीड क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। हिंट ये है काइनेमेटिक्स भी लगेगा और मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन भी लगेगा। विदाउट काइनेमेटिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि 5 सेकंड बाद उस पर क्या उसकी वेलोसिटी क्या है वो निकालनी पड़ेगी पहले। यहाँ पे ये नहीं बताया कि बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे है, बात ध्यान रखना।
रविश इतना धीरे लिखता है कि सवाल लिखूंगा तब तक समय निकल जाएगा। सवाल को फटाफट पहले तो चिपका और उसके बाद फिर सोचा कि सबसे पहले आप निकालें 5 सेकंड बाद उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। निकल आई क्या? कितनी आई? 50 मीटर पर सेकंड। आप लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। v निकालनी है, u कितनी है 100 माइनस 10 इंटू 5, 50 मीटर पर सेकंड। पहले वाले सवालों में सवाल में अंतर यही है कि बॉम्ब फटने से पहले रेस्ट पे नहीं था, मूवमेंट में था ऊपर की तरफ। ये वाला नहीं, मतलब पूरा जो ब्लॉक था वो आपका 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था बिफोर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बाद एक की स्पीड दे रखी है, दूसरे की निकालनी है। तो क्या बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम निकाल सकते हैं? बाय कंजर्विंग मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर विल बी 1 इंटू 50, 50 इंटू 1 इट इज इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम एक का पता है, देखिए जिसका पता है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ऊपर वाली वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाली को नेगेटिव लूंगा। नेगेटिव लूंगा तो m माइनस 400 बाई 1000। क्यों? क्योंकि ग्राम में है, ये केजी में कन्वर्ट किया है मास, क्योंकि ये केजी में लिया था। ये तो m हो गया। v आपका 25 है, जो v का साइन था वो ऑलरेडी लगा दिया है, माइनस एम वी हो गया। सेकंड, दूसरे का 600 सोल्व करें इसको फटाफट। हाँ जी, आंसर अवेलेबल इज 100 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। इससे नहीं आएगा? पक्की बात? और आएगा फिर क्या करेगा? वैसे इसने ऐसे आराम से कैसे बोल रहा है इतना कंफर्टेबली, किससे तो नहीं आएगा। डन, वेरी गुड। तो हमने ये दो तरह के देखे, बल्कि देखे एक बार। एक तो बॉम्ब जब दो पार्ट में एक्सप्लोड होता है वो देखा, और उसमें भी दो केस बने। एक में बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे था और एक में मूवमेंट में था। और सेकंड जो आपने थ्री पार्ट्स में एक्सप्लोजन देखा है, थ्री पार्ट वाले केस में जनरली ऐसा आएगा कि दो पार्ट परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होंगे। उस केस में दो का मोमेंटम निकाल के तीसरे के बराबर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखें। ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का है, एनर्जी कंजर्वेशन का है, बॉम्ब का नहीं है। लिखें, अ बुलेट ऑफ मास m, a bullet of mass m is fired from a gun of mass capital M. A bullet of mass small m. A bullet of mass m is fired from the gun of mass capital M. छोटे m का बुलेट आपने फायर किया है और गन का जो मास है कैपिटल M है। The recoiling gun compresses a spring of force constant k
by a distance d, by a distance d, full stop, then the velocity of the bullet is dash, then the velocity of the bullet is dash. सवाल पढ़ें एक बार, देखें समझ में आ रहा है क्या? सवाल समझ में आया क्या? देख लें क्या अरेंजमेंट है सवाल का। एक गन है जिसमें से m मास का बुलेट विद स्पीड v निकला है। इस गन का मास m है और यहां पीछे एक स्प्रिंग लगा हुआ था जस्ट इसके टच करता हुआ। स्टार्टिंग में ना तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड ना एक्सटेंडेड है, ठीक है। फायर करते ही ये पीछे की तरफ आएगा, फिर स्प्रिंग अपना फोर्स लगाएगा तो एक मैक्सिमम उसको कंप्रेस करेगा वो, तो कंप्रेशन डी है। वो कंप्रेशन जो हुआ है वो डी है, मैक्सिमम कंप्रेशन, एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज के। आपको निकालना है ये वेलोसिटी कितनी। आई थिंक सवाल क्लियर है। हिंट बता देता हूं, हिंट इसमें ये है कि फायरिंग से जस्ट पहले और जस्ट बाद में मोमेंटम कंजर्व होगा। क्यों कंजर्व होगा? क्योंकि देयर इज नो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप कहेंगे स्प्रिंग का फोर्स तो है सर, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स कब है? जब वो फायरिंग हो चुकी है, होने के जस्ट बाद अगर बात करेंगे तो जस्ट बाद पे उसने उसको कंप्रेस नहीं किया है ना, वो थोड़ी देर बाद मतलब मोमेंटरली बाद में कंप्रेस करना शुरू करेगा, तब आपका एफ एक्सटर्नल आएगा। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर फायरिंग आपका मोमेंटम कंजर्व हो सकता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉट इन वर्टिकल, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात, जब फायर हो गया, वो चला गया, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, मान लो वी डैश आ गई, वी डैश आप निकाल लेंगे उसके टर्म में। अब जो वेलोसिटी आई है तो इस गन की काइनेटिक एनर्जी है। क्या जो फोर्स लगाएगा स्प्रिंग वो कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स? यस। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। स्टार्टिंग में गन के पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाफ की एक्स स्क्वायर। आगे समझ में? करें अब।
हाँ जी बच्चों, बताऊं क्या? वेदांत, एग्जाम फोड़ सकता है, ऐसे नहीं फूटेगा ना प्यारे, खुद फूटना पड़ेगा तब फूटेगा। बताओ बच्चों, देखें, सबसे पहले लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। गन का और उसका बुलेट का हमने पहले लगा रखा है एक बार, है ना। मोमेंटम बिफोर फायरिंग वाज जीरो, दोनों रेस्ट पे हैं। फायरिंग के बाद इसका मोमेंटम एम वी और उसका एम वी डैश इज माइनस एम वी बाय एम। तो कुल मिला के हमने वी डैश निकाल ली, मोमेंटम कंजर्वेशन से यही निकालना था। उसके बाद आप लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, आप यहां पे लिख लेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में स्टार्टिंग में आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी डैश स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो बिकॉज इट हैज नॉट बीन कंप्रेस्ड येट, ठीक है। उसके बाद वो कंप्रेस होना शुरू होगा और घटते घटते आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी गन की, जब वो गन रेस्ट में आएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट दैट मोमेंट विल बी जीरो प्लस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स को डी दे रखा है तो हाफ के डी स्क्वायर। यदि ठीक है, सब गड़बड़ हो गया? ये ऊपर वाला समझ में आया? ये आपका नीचे वाला एनर्जी कंजर्वेशन है। गन की कुछ काइनेटिक एनर्जी है शुरुआत में, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन है। आप साथ में लिख लें बेशक, अगर आपको बाद में भूल जाए तो आप, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन है ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है इनिशियली। मैं बहुत सारी बातें नहीं लिखता हूं, आप फटाफट लिखते रहा करें, बाद में समझ में नहीं आएगा नहीं तो। स्टार्टिंग में आपका स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुआ इसलिए जीरो है, और घटते घटते आपकी स्पीड इस गन की जीरो हो जानी है, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन है जीरो। उस समय स्प्रिंग आपका कितना कंप्रेस होगा? मैक्सिमम कंप्रेशन डी है, तो हाफ के डी स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, यहां से पहले वी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि हमें वी निकालना है। तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू हाफ के डी स्क्वायर। हाफ कटेगा, एक एम कटेगा, उस साइड जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर के इंटू एम। सिर्फ रीअरेंज किया एक्सप्रेशन को, चेक कर लें आराम से। ये वी स्क्वायर यहीं रहने दिया, ये वाला एम ऊपर गया और वह वाला एम स्क्वायर नीचे आ गया। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, वेलोसिटी बिकम्स डी बाय एम अंडर रूट के एम। ये आपकी वेलोसिटी आ गई है। नया टॉपिक शुरू करना है और टाइम उतना है नहीं, तो आप एक सवाल और लिख लें। लिखें, a bomb of 3 kg, a bomb of 3 kg explodes in air
explodes in air into two pieces of masses 2 kg and 1 kg. Full stop. The smaller goes at a speed of 80 meter per second. Full stop. The total energy imparted to the two fragments is dash. Total energy imparted to the two fragments is dash. आसान सवाल है, हो जाना चाहिए आपसे. बॉम्ब पहले रेस्ट में 2 पार्ट में टूटा है, दोनों का मास दे रखा है कि वी दे रखी है, दूसरे की वी आ जाएगी, फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा. हाँ जी 2 ना जी 4800. हाँ जी बेटा, फिर बाद में फाइनली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. बोला ना कितनी एनर्जी इम्पार्ट हुई है, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, फिर फटा है तो एनर्जी मिली उसको, काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो एक की वी दे रखी है, एक की वी निकाल लेंगे, फिर आप बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे. आ गया 2400. आपको यार है, देखते हैं. आपका कितना है? 4800. सही जवाब. देखिए आप पहले मोमेंटम कंजर्व करके आप V2 निकाल लेंगे. V2 इज -40, वो 80 थी, ये 40 थी. अब हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर लगाएंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 4800 जूल. लाइव बताना है पूरा? हाँ जी आप कह रहे बताना है, देख लें. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट विल बी हाफ, मास कितना है 1 kg v² हाफ मास 2 v². और करना है कि बात बन गई? बन गई, ठीक है. और सनी देओल का डायलॉग है ना कि हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले हैं, तो मैच छोड़ा है, आप चलाना थोड़ा बोले उसको. 6400. गदर 2 किसने देख ली? देख ली कैसी है? सही है. ये आपका हो गया हाफ 1600, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 3200. 4800 जूल आपका आंसर आएगा. इतना ही करते हैं आज, कल कोलिजन स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.